बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। अगर खेलों की दुनिया में बात कर ली जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को शिकस्त हुई है श्रीलंका से 240 रन के बड़े मार्जिन से, जिससे पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें रैंकिंग में काफी पीछे चला गया है। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इंडिया को क्रॉस किया था। इंडिया चौथे पर था, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन यह मैच हारने के बाद पाकिस्तान तीसरे से पांचवें नंबर पर चला गया, जबकि श्रीलंका ने पांचवें से तीसरे नंबर पर अपनी जगह जो है वो बना लिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बहरहाल अभी पाकिस्तान के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो खेलने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बहुत मादूम हो चुके हैं। अगर बात कर ली जाए मैच की परफॉर्मेंस की तो बाबर आजम जो थे पाकिस्तानी कप्तान, उन्होंने जो है वो एक अच्छी इनिंग्स खेली और 81 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली और वो ड्रॉ की तरफ मैच को लेकर जा रहे थे। लेकिन जो जयसूर्या थे, प्रभत जयसूर्या, उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए और उसके बाद फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई और महज 261 रन पर पूरी पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई अपनी दूसरी इनिंग्स में। और इस तरह से श्रीलंका ने दूसरा मैच जो था वो 246 रन से जीतकर दो टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब अगर स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़े, स्कोर बोर्ड की बात कर ली जाए तो कप्तान बाबर आजम ने 81 रन बनाए, इमामुल हक जो थे उन्होंने 49 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान 37 और यासिर शाह ने 27 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी जो था वो जमकर विकेट पर नहीं खेल सका। और जो अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो रमेश मेंडिस और जयसूर्या ने जैसे पहले टेस्ट मैच में और बाकी सारी इनिंग्स में भी एक उन्होंने कलीदी किरदार निभाया अपनी टीम के लिए, इसी तरह से उन्होंने इस मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा भी किया। और जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें प्रभत जयसूर्या ने 5 जबकि रमेश मेंडिस ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान ने 9 विकेट्स जो थी वो स्पिनर्स को दी और एक जो था वो रन आउट हुआ। और वो रन आउट होने के बाद फिर पाकिस्तान, असल में वो रन आउट था बेसिकली जो जिसके बाद पाकिस्तान की जो विकेट्स थी वो गिरना शुरू हुई और फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो थी वो कोलैप्स करती गई। अगर जयसूर्या की बात कर ली जाए तो जयसूर्या ने इस पूरे मैच में 69 यानी 69 ओवर्स करवाए, 15 ओवर्स उन्होंने मेडन किए और 8 विकेट्स उन्होंने हासिल की। अगर प्रभत जयसूर्या के करियर की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी पहले 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। पहले टेस्ट मैच उन्होंने जो डेब्यू किया वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। पहले इनिंग्स में भी उन्होंने 6 विकेट्स हासिल की, दूसरी में भी 6 विकेट्स हासिल की। फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए, उन्होंने पाकिस्तान में भी अगली इनिंग्स में 5 और उसके बाद 3 विकेट्स हासिल की, 4 विकेट्स हासिल की। और ये जो दूसरा टेस्ट था पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें भी उन्होंने पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल की। और इस तरह से टोटल वो अपने पहले 3 मैचेस में 29 विकेट्स लेने वाले जो है वो बॉलर बन गए। और आई थिंक ये अच्छा डेब्यू और अच्छा स्टार्ट है। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान भी जो स्पिनर्स हैं उनको खेल नहीं पा रहा, और सकलैन मुश्ताक के होते हुए, क्योंकि सकलैन मुश्ताक खुद एक मंझे हुए स्पिनर हैं और हेड कोच भी वही हैं, तो पाकिस्तान की प्रैक्टिस नहीं नजर आई इस वक्त इस खेल में जो है इस सीरीज में स्पिनर्स को, और स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है उनको कैसे खेलना है। पहले हिरात थे और उसके अलावा सनत जयसूर्या थे जिन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को काफी तंग किया, और अब प्रभत जयसूर्या है, उन्होंने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, वो फॉर्म में है। और अभी तक उन्होंने होम सीरीज ही खेली है, अवे सीरीज कोई नहीं खेली। उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस थे, तीनों ही अपनी सरजमीन पर खेले। अब उनकी अवे की परफॉर्मेंस जो है वो देखना पड़ेगी कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और लेकिन बाज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि वो प्योरली टेस्ट के स्पिनर हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं तो जो श्रीलंका का मुस्तकबिल है वो अच्छा लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो और स्पेशली अगर स्पिनर्स को देखा जाए तो अगर अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी रैंकिंग की भी बात कर लेते हैं, तो रैंकिंग भी जारी हुई है और रैंकिंग में भी पाकिस्तानी बैटर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं हुई। सिर्फ जो अब्दुल्ला शफीक है वो 36वें नंबर से 13वें नंबर पर आ गए हैं और उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 160 रन नॉट आउट की पिछले मैच में, जिसकी वजह से उनको जो है वो पोजीशन में एक बड़ी छलांग उन्होंने मारी अपनी रैंकिंग में और वो 13वें नंबर पर आ गए हैं। और दूसरी अगर बात कर ली जाए तो दूसरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, जिस पर हमने कल भी बात की, कि वहां पर कुर्सी की जंग जो है वो जारी है। और अगर थोड़ी सी इसकी तारीख की बात कर लें तो 2018 में जब एक नई बॉडी इलेक्ट हुई, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब जो थे वो प्रेसिडेंट बने, शहबाज अहमद सीनियर सेक्रेटरी बने और जो ट्रेजरर थे वो मोहम्मद इखलाक जो थे वो उनको ट्रेजरर मुकर्रर किया गया। लेकिन 2019 में जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो शहबाज सीनियर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो भी दूसरी बार सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर पीटीआई के एमएनए के लिए कैंडिडेट जो थे आसिफ बाजवा साहब, उनको सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और उन्होंने भी जो है वो अपने टेन्योर पूरा किया, 3 साल तक वो सेक्रेटरी रहे। उसके बाद मई
2022 में रवां साल उनकी जो मुद्दत थी वो मुकम्मल हुई, लेकिन इलेक्शंस का भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो था उसने जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको सैक किया, उसको घर भेजा और एडहॉक कमेटी बनाई जिसका मेंबर भी ब्रिगेडियर साहब को बना दिया गया, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और अभी तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने एक रोज कबल हैदर हुसैन को जो है वो सेक्रेटरी हॉकी अपॉइंट किया, जबकि कल से जो है वो आसिफ बाजवा साहब रिजाइन तो उन्होंने किया लेकिन ऑफिस आ रहे थे, लेकिन कल से अब उन्होंने ऑफिस आना भी बंद कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनकी जो देखा देखी में जो इलेक्शंस होंगे, अगर ऊपर वो कस्टोडियन वो होंगे, वो प्रेसिडेंट वो होंगे, एडहॉक कमेटी के चेयरमैन वो होंगे, तो इलेक्शन जो होंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो किस हद तक साफ होंगे, किस हद तक शफाफ होंगे, इस पर बात भी करेंगे। समीउल्लाह ओलंपियन हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट पर बात करने के लिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट है उस पर पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 246 रन से। इस पर जानेंगे। नसीम भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शिकस्त हो गई, पाकिस्तान हार गया, आपको क्या लगता है ये नसीम शाह जो शाहीन शाह अफरीदी थे उनकी कमी थी या हमने एक गलती हमने की कि हमने नुमान अली को भी खिला दिया, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रही है, कहां पर कमी महसूस हुई आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आप टीम लेकर गए थे उमर, उस लिहाज से नुमान को खिलाना तो गलती नहीं थी। आप और किसी स्पिनर को मौका देते, आपके पास बाकी ऑप्शन कोई मौजूद नहीं थे। नवाज और नुमान की सूरत में और यासिर की सूरत में आप अपना स्पिन ट्राई का बना के यहाँ से गए थे, तो आपने तीनों स्पिनर्स खिलाए थे, वो तो गलती कहीं पर भी नहीं थी जी। मेरी अपनी जाती राय में, जैसे हसन अली ने एक भी विकेट हासिल नहीं की मैच में, हसन इससे पहले भी इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हसन अली को आप ड्रॉप करके फहीम अशरफ को इन विकेटों पे खिलाते कि जहां पर आप अपनी बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी मजबूत कर लेते। दूसरी चीज जो चेंजेस होने वाली दिखाई देती है, ठीक है 62 रन की इनिंग खेली आगा सलमान ने, लेकिन जो जिस वक्त अजहर अली से परफॉर्म नहीं हो रहा था या फर्स्ट फेज में अगर आपको मौका देना चाहिए था तो उसमें फवाद आलम को पहले टेस्ट में होना चाहिए था, वो सेकंड टेस्ट भी खेलते, शायद उनका रिदम मुख्तलिफ होता जी। जब अजहर अली को आपने रिप्लेस किया था तो अजहर अली की जगह पे शान मसूद बनते थे। इतनी फॉर्म में इतने रन स्कोर करके आ रहे। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में जहां पहले टेस्ट मैच में गलती की थी, हम 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए थे। वो तो बाबर आजम ने फर्स्ट इनिंग में जो सेंचुरी स्कोर की थी उसने आपको मुकम्मल तबाही से बचा लिया। फिर अब्दुल्ला शफीक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलकर मैच निकाल के ले गए जी। हर दफा ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि अभी आपकी जो गलती थी उसमें ये थी कि आप 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ गए, आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर शामिल कर लेते नसीम शाह की सूरत में या हसन अली की सूरत में। इस पिच पे फास्ट बॉलर्स का कोई रोल आप देख रहे हैं कि नहीं रहा। फहीम अशरफ को शामिल करने का मकसद ये था, एक तो नई गेंद से गेंद करने वाला बॉलर भी मिल जाता आपको जी, थोड़ी गेंद पुरानी कर देता, दूसरा बैटिंग ऑप्शन आपका मजबूत हो जाता। तो ये पाकिस्तान की मिस्टेक थी। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच जीता था उसमें आखिर तक लग रहा था कि ये इस मैच में कुछ भी हो सकता है जी। अब्दुल्ला शफीक एंड तक खड़े रहे और वो पाकिस्तान को गाइड करने में कामयाब हो गए थे। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम दिखाई नहीं दी। अच्छा, अथॉरिटी हमारी जो कोई टेस्ट मैच पिछला जीत के आ रही है वो टीम नहीं लगे। हमने पहली इनिंग में इतनी बड़ी लीड दे दी थी, फिर दूसरी इनिंग में भी हम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए कि हम किस जगह पर हैं, और हम वो टीम है कि जो पहला टेस्ट मैच जीत के आ रही है उसको अब तमाम कंडीशन और सूरत हाल का पता चल गया, ऐसा लगा नहीं। ये मुझे एक थोड़ा सा एहसास है कि हम जिस अंदाज से जिस आसानी के साथ विकेट्स देते चले गए ऐसे वक्त में कि जहां पर शायद लोग बात कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर अब कयाम करना इतना मुश्किल नहीं होगा, टर्न स्लो हो गया, पिच स्लो हो गई है, लेकिन हमारा खेलने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ था। अब आप फवाद आलम का रनआउट देखें, ऐसा लग रहा था कि उनके लिए रन जो है वो 2 भाग के बनेंगे तो 1 रन होगा। वो पहले इस क्रीज में आ गए थे, फिर भाग के उस क्रीज में जा रहे थे जी। तो कहने का मकसद हो जाता है गलती जाहिर प्रेशर होगा उनके ऊपर, लेकिन वो रन समझ में नहीं आया। हालांकि वो बहुत बड़ा रन था जो फवाद आलम है, बाबर निकलते तो बाबर भी बहुत आसानी से क्रीज में पहुंच जाते क्योंकि डेंजर एंड में तो खुद फवाद आ रहे थे जी। तो हमारी टीम जाहिर अब हार गए, हारने के बाद हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमने यही क्रिटिसाइज जीतने के बाद भी किया था कि आप अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर कर लें। अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर नहीं कर रहे, देखिए ना हमने अपने कितने कॉम्बिनेशन को छेड़ा जी। हमें बाबर आजम को 4 की जगह 3 पे बैटिंग करानी पड़ी।
जी हमने अपने तमाम बैटर्स के जो है वो नंबर्स ऊपर किए, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर का स्लॉट जो खाली हुआ था उसको फिल करने के लिए जिसे हमें खिलाना चाहिए था शान मसूद को, जी। वो हमने खिलाया ही नहीं। तो अब पसंद ना पसंद पे टीमें बनेंगी उमर, तो फिर इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे। जी अच्छा नसीम भाई, एक और चीज मुझे ये महसूस हुई कि आपको नहीं लगता कि हमें स्पिनर्स को खेलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, हम काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर दूसरी इनिंग्स की हम बात कर लें तो 4 रमेश मेंडिस ने आउट कर दिए, 5 जसूरिया ने आउट कर दिए और 1 रन आउट हो गया। और इस तरह से हम माजी में भी अगर देखें, जैसे रंगना हेरात को देख लें, या माजी में भी हम लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आए स्पिनर्स के खिलाफ। और अगर हम हमारे जो हेड कोच हैं उनको देखा जाए, सकी भाई जो है, उनको वो खुद एक मतलब वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे अपने दौर के। और आपको नहीं लगता कि हमें स्पिनर्स को अच्छे से खेलना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए था? यार हमने पहले टेस्ट मैच में खेला था ना स्पिनर्स को, इन्हीं स्पिनर्स को खेला था और हमने 342 रन रिकॉर्ड रन चेस किया था गॉल के मकाम पे। जी जो गॉल में इतना बड़ा रन चेस नहीं हुआ। अच्छा, गॉल की पिच शुरू से श्रीलंका की आमतौर पर पिचेस स्पिनर्स को हेल्प करती है, लेकिन गॉल की पिच का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो वो माजी में सिर्फ स्पिनर्स के लिए जन्नत रही है। मैं आपको बस एग्जांपल देता हूँ, 2009 में हम गए थे श्रीलंकन टूर पे, तो इधर ही गॉल में टेस्ट मैच था, पाकिस्तान को 70 रन दरकार थे मैच जीतने के लिए आखिरी दिन जी। और हम गए, हमने कहा सुबह आएंगे मैच जीत जाएंगे, 8 विकेटें पाकिस्तान की बाकी है। जब हम 15 मिनट लेट हुए थे तो पाकिस्तान के 7 आउट हो चुके थे और अभी भी पाकिस्तान को 60 रन दरकार थे मैच जीतने के लिए जी। और पाकिस्तान वो मैच लूज कर गया था। तो यहाँ पे स्पिनर्स हमेशा से डोमिनेट करते आए। तो हम जो गलतियां कर रहे थे, आपने उस गलती को तो सुधारने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास देखें यासिर शाह उस फॉर्म में नहीं थे। यासिर शाह ओवर में 1 गेंद जगह पे करते थे, 2 गेंद गंदी करने की वजह से वो एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे। वो 3 गेंदें, वो 4 गेंदें जो है ना वो स्पॉट पे गिराते थे, लेकिन 2 लूज बॉल ऐसी कर रहे थे कि जिसपे रन उनसे नहीं रुक पाते थे। उन 4 अच्छी गेंदों में से 1 या 2 गेंदें ऐसी होती थी जो बैट्समैन को बीट करती थी। तो वो 1 या 2 गेंदें बीट करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें रिदम में लाने के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है और लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए वो हमारे मैच विनर है, आज भी उनकी गेंद जगह पे गिर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन पे काम करें और पीछे अपने स्पिनर्स को तैयार करें। नोमान 40 साल के हो गए भाई, 42 साल के, कब तक आप नोमान को खिला सकते हैं? बाकी स्पिनर्स अगर आप उठा के देखते हैं, जाहिद महमूद पे हमें भरोसा नहीं है। साजिद खान को ड्रॉप किया था तो अजीब सी बातें शुरू हो गई थी कि उनके बॉलिंग एक्शन में खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, साजिद खान कोई फॉर्म में नहीं है। लेकिन साजिद खान जो आपकी हिस्ट्री रही है, जो आपकी तारीख रही है, अगर आप शुरू से उठा के देखें, अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, जिस सकलैन मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, जो मैच विनर स्पिनर हुआ करते थे, हमारे सकलैन मुश्ताक खुद थे, तो वो मैच विनर स्पिनर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। जो सबसे बड़ा इस वक्त फॉल्ट है पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट में, बहुत सारी चीजें तो तलाश कर रहे हैं, लीगें कराने में लगे हुए। यहाँ पे T20 लीग भी जो है वो अब PAGL की सूरत में भी हो रही है, तो विमेंस की सूरत में भी हो रही है। तो हम पैसे बनाने में तो लगे हुए हैं, हम स्टार बनाने में नहीं लगे हुए, हम खिलाड़ी बनाने में नहीं लगे हुए। जो सबसे बड़ा एक मसला है कि हम खिलाड़ी बनाने में नहीं लगे हुए, हम मार्केटिंग करने में लगे हुए। पैसा कैसे आएगा वो हमारी प्रायोरिटी हो गया, लेकिन जिस प्रोडक्ट ने परफॉर्म करना है शायद वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है। वरना अब तक हमें कोई स्पिनर तलाश कर लेना चाहिए था। कैंप लगाते हैं हम स्पिनर्स के कि कितने अरसे से स्पिनर्स का रोल होता है। कई सारी पिचेज ऐसी हैं, अभी तो हम इंडिया में क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इमारात, ये वो कंडीशन है कि जहां पर स्पिनर्स बहुत डोमिनेट करते हैं। तो हमने स्पिनर्स के शोबे में करा क्या है? हमने कुछ भी नहीं किया उमर। हमें बहुत पहले ही कैंप लगा लेने चाहिए थे, बहुत पहले। कई अच्छे स्पिनर्स आए, देखिए हमने तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह यह है कि हमने उनको आधा तीतर आधा बटेर बना दिया। वो आए और आने के बाद PSL में चले गए। उमर खान और इब्तिसाम, कई सारे ऐसे स्पिनर थे, हमें उनको लंबी क्रिकेट खिलानी चाहिए थी। अगर वो PSL में सामने आ गए थे तो वो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं दिखाई दी? उनको मौका ही नहीं मिला। जब तक स्पिनर लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो मजबूत नहीं हो सकता। T20 में तो वो रन बचाने चला जाता है, 30 गेंदें कर रहा होता है। स्पिनर का आपने ये अच्छा सवाल किया था, ये शोभा जरूर देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जी बहुत शुक्रिया नसीम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान की जो शिकस्त है उस पर। पाकिस्तान को श्रीलंका ने 240 रन के बड़े मार्जिन से दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में
तीसरे से पांचवें, जबकि श्रीलंका पांचवें से तीसरे नंबर पर आ गया है। यहां पे वक्त छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और बात कर लेते हैं अब हॉकी की और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जारी कुर्सी की जो खींचातानी है कुर्सी के लिए, और जो जंग जारी है, एक सर्द जंग कह लें या सीधा सामने कह लें, इस पर बात भी करेंगे। समीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ओलंपियन समीउल्लाह, और बराह रास्त ये हमारे साथ बर्मिंघम से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। समी भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो कुछ चल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसको कंधा दे रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ताकि और काम खराब हो। अभी मैं बर्मिंघम में हूँ, मैं यहाँ अपने आया हूँ घर, और तो कोई पुरसाने हाल नहीं पाकिस्तान हॉकी टीम का, बस लोग लड़के खेले जा रहे हैं और जो एक अहमियत थी वो सब खत्म हो गई। मुझे अफसोस है कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पहली दफा जो बैटन कैरी करेगा वो बट और वो करेंगे, बिस्मा करेंगी, तो मुझे उनसे कोई ये नहीं हसद नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट हमेशा हॉकी को जाता है। जब भी ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स हो, तो हॉकी के कप्तान ही जो है उसको फ्लैग कैरी करता है, सिर्फ इसलिए कि गोल्ड मेडल होता ही उन्हीं के पास था। तो ये पुरसान हाल नहीं, और मैं अपने खिलाड़ियों से ये कहूंगा कि इस फेडरेशन को इससे कंधा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लें। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि हॉकी बेहतर हो, तो हमें हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा समी भाई, जैसे ब्रिगेडियर साहब का जो रवैया है अभी एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो इससे अच्छा है, बेहतर नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो भी जो हॉकी के साबका प्लेयर्स हैं या जो ओलंपियन हैं या जो हॉकी खेल रहे हैं उन्हीं के पास आने चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा याद है कि आज से 10 साल पहले हमने एक, जिसको कहते हैं कि ये एक कट किया था कि सारे ओलंपियन इकट्ठे हैं, उसमें इस्ला, शहनाज, सलीम शेरवानी और बहुत सारे, उसके बाद सईद खान, ये सब उनके साथ मिल गए। अगर हम बैठ के ये सोचेंगे कि हमने पाकिस्तान हॉकी की खिदमत करनी है और इसमें अभी भी इतना टैलेंट है, मुझे यकीन है कि हम अगर 4 से 5 साल लगाएं तो पाकिस्तान की हॉकी फिर पहले 6 में आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हर आदमी ये चाहता है कि मुझे कुछ मिले, चाहे वो 10 दिन की हो, 15 दिन की हो, महीने की हो जरूर। तो ये इसमें चीजें खराब हो रही हैं और इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पूरा फायदा उठा रहा है। कभी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को तब्दील करता है, फिर मैं देख रहा हूँ कि उसको फिर वापस ले आया मिलते करके, और उससे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की हॉकी ठीक होगी तो सब ठीक होंगे, पाकिस्तान की हॉकी खराब होगी तो कोई चीज भी, जो हम जैसे खिलाड़ी हैं पुराने, उनका कोई भी नाम लेवा नहीं होगा। समी भाई, अगर हॉकी की बात की जाए, हॉकी तो पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तो फेडरेशन का इस तरह का रवैया, और फिर जो ब्रिगेडियर साहब है वो बर्मिंघम में बैठकर एक वीडियो मैसेज जारी कर देते हैं कि जो हैदर हुसैन साहब है कराची बेस्ड, जो एक हॉकी मैनेजमेंट के बंदे हैं, उनको वो कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा हूं, फिर वो एड हॉक कमेटी के भी मेंबर हैं और ऊपर से वो प्रेसिडेंट भी है, एट ए टाइम 2-2, 3-3 ओहदे संभाल के रखे हुए हैं, और फिर उनकी जो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, अगर वो लोग इलेक्शंस करवाएंगे तो फिर वो इलेक्शन में शफाफियत वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जब यही लोग स्क्रूटनी करेंगे, पहले भी शफकत जैसे लोग जो लेफ्ट हाफ हमारे पाकिस्तान के थे उसने स्क्रूटनी की और उनके साथ और मेंबर भी थे, तो उन्होंने फिर एक बोगस क्लब बनाए, बोगस चीजें बनाई और फिर कराची में भी ये हाल किया उन्होंने, पूरे पाकिस्तान में यही किया। तो अब वो नासिर अली हैं, रेहान भट्ट हैं और 2 मेंबर हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जो बेहतर हॉकी के लिए कर सकते हैं वो करें, ना कि अपने लिए बेहतर करें। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इसकी फेडरेशन में फिर अगले 4 साल के लिए आना है तो मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि पाकिस्तान के जो चंद खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो भी खेला छोड़ देंगे और पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चली जाएगी जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। स्क्वॉश को देखने खत्म हो गई, बॉक्सिंग खत्म हो गई, साइकिलिंग खत्म हो गई, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब खत्म हो गए, कोई खेलता नहीं, कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है और उसकी वजह से खिलाड़ी बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, अगर ब्रिगेडियर साहब का अगर पुराना दौर देखा जाए 2018 में जैसे वो इलेक्ट हुए, मई 2018 में उन्होंने जो अपने ओहदे का हलफ उठाया और उसके बाद बाकायदा तौर पर ओहदे पे तैनात हुए और 4 साल की मुद्दत के लिए मई 2022 में उनकी मुद्दत तो खत्म हो चुकी थी लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो अगर इस 4 साल दौर को देखा जाए तो इस दौर में पाकिस्तान हॉकी ने क्या किया और पाकिस्तान हॉकी कहां से कहां गई, आपको क्या लगता है?
आप तो 4 साल कह रहे हैं, इनके पहले 4 साल भी गिन लें तो इन 8 सालों में हॉकी तबाह बर्बाद हो गई। लोकल लेवल पे इतनी पॉलिटिक्स हो गई कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक डिवीजन में 3-3 फेडरेशंस हैं, और वो फेडरेशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आप हॉकी से मोहब्बत करें, ना कि ओहदे से। उसकी वजह से ये हो गया कि इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि पूरे पंजाब को हिला के रख दिया, सिंध को हिला के रख दिया, और वो लोग ले आए जो सिर्फ अंगूठा लगाने वाले थे। और तो और हमारे जाहिर शाह दोस्त हैं पेशावर के, वो पिछले 30 साल से हैं, और वो उस 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनको हटाएं तो वो कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। तो इन सब लोगों को मैं यही कहता हूँ, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज भी हैं, और हॉकी की खिदमत करने का जज्बा भी रखते हैं, लेकिन ये हॉकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं आसिफ जमान साहब, उन्होंने जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें उन्होंने बरतरफ किया जो सेक्रेटरी हॉकी थे आसिफ बाजवा साहब, उनको भी, उसके बाद जो ब्रिगेडियर साहब थे उनको भी, जो ट्रेजरर थे उनको भी, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अब क्या कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ? ये रूल्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुप्रीम बॉडी है जो कि सारे के सारे जितने भी फेडरेशन हैं वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास। तो अल्टीमेटली तो इनको जाना ही पड़ेगा। पहले भी एक आध दफा ऐसे हो चुका कि लोगों ने रिफ्यूज किया, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हुक्म है, जो लेटर है, वो हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है, और इसमें अगर ये नहीं मानेंगे, जैसे आसिफ बाजवा ने भी छोड़ दिया, लेकिन ऑफिस आ रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, इनको भी छोड़ देना चाहिए कि मेरे दोस्त हैं। अगर हॉकी की बेहतरी चाहते हैं तो हॉकी की बेहतरी के लिए कि अगर आपने 8 साल में कुछ नहीं किया तो अगले 4 साल में आप क्या करेंगे, और इस 4 सालों में हॉकी जितनी नीचे जाएगी उतना ही बड़ा अफसोस होगा। अभी कॉमनवेल्थ गेम यहीं पे है, आप उसका पूल देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और स्कॉटलैंड है। तो ये सब टीमें इतनी आसान नहीं है। मैं दुआ गो हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खिलाड़ियों के लिए बड़ी ज्यादती हो रही है कि उनको बीआरओ मददगार छोड़ा जा रहा है, डिपार्टमेंट बंद हो गए, मंथली उनकी जो पे थी वो बंद होगी, लेकिन वो फिर भी खेले जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए, अब जैसे ग्रास रूट लेवल की आपने बात की, अगर आसिफ बाजवा साहब की बात करें, उनका जो पिछला दौर था, पहले भी वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका वो दौर भी कोई खास अच्छा नहीं रहा, उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं। फिर उसके बाद अगर हम देखें सेक्रेटरी हॉकी जो है वो शहबाज अहमद सीनियर साहब जो थे वो इलेक्ट हुए, उन्होंने 4 संभाला, लेकिन महज 1 साल के बाद उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद 2019 में आसिफ बाजवा साहब दोबारा है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, हम अक्सर बात भी करते हैं कि पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। तो जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो आसिफ बाजवा साहब क्योंकि पीटीआई की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और उनको लाया गया, लेकिन जब उसके बाद दोबारा से पीडीएम की हुकूमत आई तो जो सेक्रेटरी थे आसिफ बाजवा साहब, उन्होंने अपने ओहदे पर काम जारी रखा। तो आपको नहीं लगता कि जो शहबाज सीनियर साहब थे उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था, या अगर उनसे लिया गया तो ये सारी चीजें सियासत से अलग रखनी चाहिए? देखिए, जो आपने नाम लिए, मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, ये रिलायबल नहीं है। ये जो कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ये जितने सेक्रेटरी 10-12 सालों में है, मैं हैरान हूँ कि किस तरह आए हैं। और अब हम क्या कहूँ कि सब जूनियर है। इनको इतना एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी है तो हम हैं, पाकिस्तान की हॉकी के बगैर हम नहीं रह सकते। तो इसके लिए बेहतर काम करना चाहिए। ये सब जितने खिलाड़ी जो आपने नाम लिए, सेक्रेटरी का नाम लिए, ये बिल्कुल कहते हैं कि प्लेयर्स अच्छे होंगे, लेकिन एज ए सेक्रेटरी उन्होंने बहुत खराब काम किए, और उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स यही बनाई कि हम रहे। देखिए, हर एक का वक्त लिखा है। हर जिसको कहते हैं ना कि 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हुकूमत भी चाहेगी, लोकल फेडरेशन के लोग भी चाहेंगे कि आप आगे आए, ना कि अगर मैं फेरा करके आऊंगा तो मैं किसी को कहीं भिजवाऊंगा, किसी के लिए कुछ करूंगा, मैं वो करप्शन फैलाऊंगा जिससे हॉकी को नुकसान होगा। तो ये सब जो नाम आपने लिए, छोड़े या ना छोड़े, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ओवरऑल इन 8 सालों में जो हॉकी तबाह हुई, इसको 8 साल और चाहिए आगे जाने के लिए। अच्छा, तो समीर भाई, आखिरी सवाल कि अगर यही जो बॉडी है जो अभी पिछले 4 साल रही, अगर यही बॉडी, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात कर रहा हूं, अगर वही दोबारा आ जाते हैं प्रेसिडेंट, जो कि लग यही रहा है कि वही आएंगे, तो अगले 4 साल में तो फिर पाकिस्तान हॉकी जो वेंटिलेटर पर है, वो वेंटिलेटर से उतर के वो तो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब हम एशियन गेम्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई करने के लिए तैयार नहीं, ओलंपिक से हम बाहर हो गए, एशिया में, विद इन एशिया हम चौथे नंबर पे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। और इनको खुद भी मेरी मुलाकात होगी तो मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आप एक तरफ हो जाएं और लोग आपको इज्जत की निगाह से देखें, इज्जत से याद करें। तो अब देखें, ये आज है बेशक, लेकिन हाँ मेरी तरफ से तो ये मैं बिल्कुल इसे कोऑपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग बेहतर लोग नहीं है। अगर नॉन कंट्रोवर्शियल कोई भी हो, चाहे कितना ही जूनियर क्यों ना हो, उसके साथ काम करने का मजा है, उसको मशवरा देने का मजा है, ना कि ओलंपियन हो और कंट्रोवर्शियल हो, किसी खिलाफ, सेक्रेटरी के खिलाफ हड़ताल की हुई हो, उसको बाहर निकालने के चक्कर में हो। ये सारा ग्रुप वही है, तो मैं कभी इनके साथ नहीं रहता। इसी वजह से मैं बिल्कुल इनसे रहता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और पाकिस्तान की हॉकी ठीक करने की कोशिश करें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया समी भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। समी भाई हमारे साथ मौजूद थे, ओलंपियन, और बात हो रही थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो कुर्सी के लिए जो एक खींचातानी चल रही है, कुर्सी की जो जंग कह लीजिए, वो जारी है और उसमें नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान हॉकी का हो रहा है। अगर हम इससे पहले थोड़ा सा पीछे नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि किस तरह से पहले मंजूर जूनियर जो थे चीफ सेलेक्टर, उनके दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान डेडलॉक रहा। उसके बाद टीम अनाउंस होने में काफी वक्त लग गया। उसके बाद फिर टीम की जो परफॉर्मेंस थी, टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और एशिया कप से बाहर हो गई। उसके बाद जो जूनियर हॉकी लीग थी, जूनियर एशिया कप जो था, वो भी, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाया, लेकिन वहां से भी पाकिस्तान हार के पीछे आ गया। पाकिस्तान की हॉकी कहां थी और कहां खड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी की जो जंग है इसकी वजह से है। जो अगर टैलेंटेड लोग हैं उनको लाया जाए, नए लोगों को लाया जाए, बजाय इसके कि जो पुराने लोग हैं बार बार उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, अगर उनकी जगह पे नए लोगों को मौका दिया जाए। रेहान भट्ट है, इसके अलावा जो नए ओलंपियन है शहबाज अहमद सीनियर, जिस तरह बात कर रहे थे समी भाई कि वो कंट्रोवर्शियल है, तो इसके अलावा हमारे पास शकील अब्बासी बेहतरीन ऑप्शन है जो कि मुल्क से बाहर है, उनको लाया जा सकता है। सुहेल अब्बास हैं और इसके अलावा सलमान अकबर हैं। तो अगर प्योरली हॉकी के लोग आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बाहर का बंदा लाना है, उससे अच्छा है कि एक एथलीट, एक हॉकी का बंदा ही जो हॉकी को जानता भी हो, अगर वो एक हॉकी की मैनेजमेंट के तौर पर या प्रेसिडेंट के तौर पर उसी को लाया जाए, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान की हॉकी के लिए अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।